नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हुसैन लियाकत। और शहर इक़्तिदार का मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है। और यकीन मानिए कि आप सोच रहे हो कि हम पता नहीं क्या बात कर रहे थे, हम कोई बात नहीं कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि करेले लस्सी के साथ खाए जाते हैं या कीमे के साथ खाए जाते हैं। ये बात आज हमारी हो रही थी। लस्सी के साथ खाए जाते हैं, इस बात की वजाहत आप लोग भी कीजिएगा। जब गजल ने मुझे कहा कि करेले लस्सी के साथ खाए जाते हैं, तो मैं और रहमत भाई कैके के साथ इस शो का आपने आगाज किया। और आज मैं भी जाके घर में चेक करूंगा कि क्या करेले लस्सी वैसे के करेले साथ कड़वे होते हैं, तो लस्सी के साथ उनको अगर खा लिया जाए तो इतना पता नहीं चलता। और मैं लस्सी के साथ करेलों को पसंद करती हूँ। कॉन्फिडेंस बंदे के पास हो वो मैडम जैसा हो। ठीक है जी, ख़वातीन ज़्यादा आगे बढ़ते हो और अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ आगाज करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बगैर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन टैक्सी और बाइकिया सर्विसेज चलाने पर पाबंदी नाफिज कर दी गई है। ज़िले इंतज़ामिया ने इन सर्विसेज को बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर करने का फैसला किया है। इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम ऑनलाइन टैक्सी और बाइकिया ड्राइवर्स और इनकी गाड़ियों का मुकम्मल रिकॉर्ड जमा किया जाएगा, जिस तक इस्लामाबाद पुलिस को बराह रास्त रसाई हासिल होगी। रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान ड्राइवर्स को मुसाफिरों की तफसीलात ऐप के ज़रिए अपलोड करना लाजिम करा दिया गया है। हिदायत के मुताबिक मुसाफिर का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज किए बगैर किसी भी ड्राइवर को सवारी ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकाम का कहना है कि आज से रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ किया जा चुका है, जबकि बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों, बाइक या सर्विसेज और ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आपसे कुछ अरसा पहले ही आपको याद होगा कि हमने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के हवाले से भी नाज़रीन को शेयर किया था कि आप उसके जरिए अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। और ये अब तमाम तर चीज़ें, आपकी बाइक या सर्विस हो या फिर टैक्सी हो, उसको रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और पेरेंट्स को भी ऐसा वो एक टेंशन रहती है। अब ये है कि अब आप अपना नंबर दर्ज करेंगे, तमाम तर ट्रैक रिकॉर्ड भी आपका जाएगा, उसके ज़रिए आपकी गाड़ी भी ट्रैक की जा रही होगी, पता भी चल रहा होगा कि गाड़ी कहाँ जा रही है। उसके अलावा ये आपकी भी सेफ्टी है और जो पैसेंजर आपके साथ होगा उसकी भी सेफ्टी है। और मेरे पुलिस को ये भी पता होगा कि कितने पैसेंजर्स हैं जो कि इस वक्त गाड़ियों में बैठे हुए हैं और किसके पास आईडी कार्ड है नहीं है। और वो चेक एंड बैलेंस इस वक्त हो सकते हैं, क्योंकि कचहरी धमाका हो गया, उसके बाद तरलाई धमाका हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि शहर इक़्तिदार में हमें सख्ती होती हुई नजर आ रही है। पहले एमटैग की सख्ती हुई थी, अब उबर और बाइकिया के हवाले से सख्ती हुई है। और आने वाले दिनों में आपको मजीद नई रिफॉर्म्स नजर आएंगी, स्पेशली शहर इक़्तिदार को लेके कि इसको किसी तरह से सबसे ज्यादा सिक्योर किया जाए। और ये इसमें एक अच्छी बात आपने बताई कि इस्लामाबाद पुलिस को भी बराह रास्त इस तक ना रसाई हासिल होगी, जिससे ये कि तमाम तर इंफॉर्मेशन, तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो सबकी नज़र में होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रैफिक पुलिस लाहौर के लिए भी नए यूनिफॉर्म की मंजूरी दे दी है। यानी कि वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ट्रैफिक वार्डन्स 14 फरवरी से नया यूनिफॉर्म पहनेंगे। और पहले मरहले में सिर्फ लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील किया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक दूसरा मरहला जब शुरू होगा तो तब फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में भी इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया जाएगा। और फिर तीसरा मरहला जब शुरू होगा तो फिर उसमें दीगर अजला शामिल कर लिए जाएंगे और ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील किया जाएगा। अभी जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ियों का आगाज भी किया गया है, जो सेफ सिटीज अथॉरिटी से मुंसलिक होंगी। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से पेट्रोल की लाखों रुपए की बचत भी होने वाली है। दैट इज अनदर गुड न्यूज फ्रॉम पंजाब। वर्दी भी चेंज होगी और उसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आगाज भी किया जाएगा। और पेट्रोल की मद में बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं और हर पुलिस स्टेशन में, हर ट्रैफिक पुलिस एहलकार को पेट्रोल की मद में लाखों रुपए दरकार होते थे। अब वो लाखों रुपए नहीं दिए जाएंगे, उनकी जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दी जाएंगी। और ये काफ़ी अच्छा है कि जब हमारी गवर्नमेंट कोई भी काम इस तरह का करती है जिसमें कफायशारी इन्वॉल्व होती है, इकनॉमिकल वेज इख्तियार किए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और डेट इज़ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको क्रिकेट के मैदान से खबर देते हैं। क्रिकेट के मैदान से बहुत सारी ऐसी खबरें जो कि आगे जाके हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन बनाई है कल पीएसएल ने। पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान 2 अरब 45 करोड़ रुपए में बिक गई। वली टेक ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर टीम खरीदी और उसका नया नाम रावलपिंडी रख दिया। नीलामी की तकरीब एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक्किद की गई, जहां चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी मौजूद थे। इस मौके पर साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और कौमी टीम के साबिक कप्तान जहीर अब्बास भी मौजूद थे। मुल्तान सुल्तान्स की बेस प्राइस 182 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई, जबकि मुल्तान सुल्तान्स के मालिकाना हुकूक के लिए 5 बिडर्स में मुकाबला हुआ। पीएसएल की टीम मुल्तान को वली टेक ने 2 अरब 45 करोड़ रुपए में 10 साल के लिए खरीद लिया। मुल्तान पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई है और अगर पीएसएल की
फ्रेंचाइजीज की फीस देखी जाए पर ईयर तो उसमें 245 करोड़ रुपया रावलपिंडी पे करेगा, 145 करोड़ रुपया सियालकोट की फीस है, 175 करोड़ रुपए हैदराबाद की फीस है, 67 करोड़ लाहौर, 64 करोड़ कराची, 49 करोड़ पिशावर, 48 करोड़ इस्लामाबाद और 34 करोड़ कोयटा। ये टोटल रेवेन्यू है 8.67 बिलियन पीकेआर में और 31 मिलियन यूएसडी। द होल अमाउंट विल गो टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एनुअली एंड दैट इज अ बिग शॉट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो टीम है ना, इसका बार बार ऑक्शन ही होता रहता है। हम देखते हैं सबसे पहले अली नकवी के पास थी, वहां से इसका ऑक्शन नहीं, अली तरीन के पास थी ना, उसके बाद आई ना, पहले की बात कर रही हूँ। पहले जो सबसे पहले जब इसका ऑक्शन हुआ था तो तब अली नकवी के पास थी, फिर उसके बाद अली नकवी के पास थी, हाँ, फिर उसके बाद अली तरीन के पास आई। वो अली तरीन के जो चाचा है ना उनके पास थी, हाँ ना, तो फिर उसके बाद हुआ ना री ऑक्शन, उसके बाद अब दोबारा से हुआ और अब जाकर जी इसको, और फिर उसके बाद नाम भी इसका तब्दील कर दिया गया। अब वैसे ये हिस्ट्री जिस तरह से आपने बताई ना कि 2 अरब 45 करोड़ रुपए, तो ये काफी रिकॉर्ड प्राइस है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा है और इसके ऊपर बात भी की जा रही है, बहुत ज्यादा इस वक्त हेडलाइंस भी बन रही हैं। और जो बात की आपने रावलपिंडी के हवाले से, तो लोग इसको अब काफी कुछ मतलब वेलकम भी कर रहे हैं रावलपिंडी को, लेकिन कुछ चाहते थे कि मुल्तान का नाम ही होना चाहिए था। लेकिन अब लेट्स सी के क्या होता है, आगे चलकर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां के साबिक फास्ट बॉलर ब्रेट ली ने दुबई में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। ब्रेट ली ने इस अहम फैसले से अपने मदाहों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए आगाह किया, जहां उन्होंने दुबई मुंतकिल होने की वजूहात और अपने तजुर्बात का तफसील से जिक्र भी किया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर का कहना था कि इब्तिदा में काम के सिलसिले में किए जाने वाले चंद दौरे वक्त के साथ साथ बड़े मौके में तब्दील हो गए, जिसके बाद दुबई को अपना नया घर बनाने का फैसला कर लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि दुबई अब उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जहां ना सिर्फ पेशा वराना मौके मौजूद हैं बल्कि एक मुतवाज़न और पुरसकून तर्ज ज़िंदगी भी मैसर है। और दुबई में उन्हें बेहतरीन लोग, नए मौके और इसके साथ ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का भी मौका मिला है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो गुजारी हुई ज़िंदगी है मेरी ऑस्ट्रेलिया में, वो यादें मेरे दिल में हमेशा रहेंगी, मेरे दिल के करीब रहेंगी और कभी वो तब्दील नहीं हो सकती, और दुबई की बात ही अलग है। क्या बात है जी। हमारे यहाँ लोग यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए भागे भागे चले जाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन ब्रेट ली ने मतलब कि तमाम तर चीज़ों को साइड पे रख के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से दुबई में आने का फैसला किया। और ब्रेट ली के हवाले से बताता चलूँ कि दुनिया क्रिकेट के तेज़ तरीन बॉलर्स में उनका शुमार होता था। सबसे तेज़ तरीन बॉलर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, उनका नाम शोएब अख्तर था। उसके बाद दूसरे तेज़ तरीन बॉलर अगर दुनिया क्रिकेट में आज तक किसी ने देखे हैं तो वो ब्रेट ली हैं, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। और तीसरे तेज़ तरीन बॉलर, उनका ताल्लुक भी ऑस्ट्रेलिया से है, जिनको ट्रेंट बोल्ट कहा जाता था, नहीं एक और थे, शॉन टैट थे, बैग यू पार्डन, और उसके साथ मोहम्मद समी का भी जिक्र किया जाता था। लेकिन ब्रेट ली के इस फैसले ने यकीनी तौर पे सारी दुनिया को हैरान कर दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के दुबई आ चुके हैं और अब दुबई में वो अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे अपनी फैमिली के साथ। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको खला लिए चलते हैं और खलाई बातें करते हैं, जो कि गज़ल को अक्सर पसंद नहीं होती हैं, कभी कभार कर लेनी चाहिए, ये भी जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसी है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने पहली बार खलाबाजों को अपने ज़ाती मोबाइल फ़ोन्स खला में ले जाने की इजाज़त दे दी। पॉलिसी में तब्दीली का आगाज क्रू 12 और आर्टेमिस 2 मिशंस में होगा, फौरी तौर पे शेयर कर सकते हैं। आपने सही कहा। पहले अब हमें भी तो पता होना चाहिए कि खला में क्या हो रहा है। पहले जो सिर्फ कैमरेज लेकर जाते थे वहां से, अब मुझे लगता है खवातीन थोड़ा ज्यादा जाएंगी खला में। अब ये है कि क्यों भाई, खवातीन का काम ये होता है ना, खाने से पहले वीडियोस बनाना। वो तो अब ये एक ट्रेंड बन चुका है, अब ये वैसे एक ट्रेंड बन चुका है। और अब ये है कि जब जाया जाएगा खला में तो पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है और जल्दी से चीजें पोस्ट भी हो जाएंगी, सारी दुनिया भी देख लेगी। पहले ये होता था कि वो कैमरे से पिक्चर्स ली जाती थी, जब वापस आते थे उसके बाद वो पोस्ट की जाती थी, अरसा गुजर जाता था, पता ही नहीं होता था। लेकिन अब चले स्मार्टफोन्स लेकर जाने की इजाजत दे दी गई है, तो इससे बहुत सारी चीजें हमें भी पता चल जाएंगी वहां पर क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, और आपको पता है कि हम अरसे से ये कह रहे हैं कि अच्छी सेहत के लिए रोजाना आपने 10,000 मतलब आपने चलना जरूरी है, या फिर अच्छी डाइट लेनी है, और रोजाना कितने कितने कदम चलना है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी आपको बता रहे होते हैं, लेकिन अरसे से ये भी कहा जा रहा है कि अच्छी सेहत के लिए रोजाना 10,000 कदम चलना जरूरी है, मगर ये ख्याल दुरुस्त नहीं। दर हकीकत जरूरी नहीं कि रोजाना 10,000 कदम ही चला जाए, इससे 50% कम चलने से भी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। ये बात एक नई तिबी तहकीक में सामने आई है, और तहकीक में बताया गया है कि रोजाना 4,000 कदम चलना ही अमराज़ कल्ब का खतरा कम करने से लंबी उम्र के हुसूल में मदद फराहम कर सकता है।
और इस तहकीक में 2,26,000 से ज्यादा अफराद पर होने वाली 17 तहकीकाती रिपोर्ट्स के डाटा तजुर्बा किया गया है। और इन तहकीकाती रिपोर्ट्स में देखा गया है कि रोजाना के कदमों की तादाद और अमराज कल्ब से मुतासर होने समेत किसी भी वजह से मौत का जो खतरा होता है या उसके खतरे में क्या ताल्लुक मौजूद है। और तहकीक में ये जानने की कोशिश भी की गई है कि अच्छी सेहत के लिए कितने हजार कदम चलना मिसाली है। और एक्सपर्ट्स ने ये दरियाफ्त किया है कि किसी भी वजह से मौत का खतरा कम करने के लिए रोजाना 4,000 कदम चलना काफ़ी होता है। इसी तरह अमराज कल्ब यानी कि जो दिल के अमराज होते हैं उससे मुतासर होने का खतरा तो महज 2300 कदम रोजाना चलने से कम होने लगता है। और फिर तहकीक में ये भी बताया गया है कि अगरचे महज चंद हजार कदम चलने से ही सेहत को फ़ायदा होता है, मगर आप कदमों की तादाद को जितना बढ़ाएंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। 60 साल से शायद उम्र के अफराद को 6 से 10,000 कदम रोजाना चलने से ज्यादा फायदा होता है, जबकि 60 साल से कम उम्र अफराद को ज्यादा से ज्यादा फवायद के लिए 7 से 13,000 कदम चलना चाहिए। मतलब तो गजल आप पहले कह रही थी कि आप 6,000 कदम चलें, आखिर में आप कहती हैं कि आप 7 से 13,000 चल सकते हैं, आप उतना चलें। लेकिन अब मैं ज्यादा गजल से बहस करूंगा, गजल कहेंगी मैंने तो किया नहीं है, ये तहकीक वालों ने किया है, तो आपको इनकी बात माननी होगी। और यकीनी तौर पे ये तहकीक है, हर दिन हम कोई नई तहकीक आपके साथ शेयर करते हैं और ये तिबी तहकीकात होती हैं, इनमें 20, 40, 100, 200 लोगों का सैंपल लिया जाता है और उसके बाद इसको पूरी दुनिया में शेयर किया जाता है। लेकिन अगर चलने की बात की जाए तो आप जितना ज़्यादा आप चलेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। और एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी को तरोताज़ा रखती है और बेहतरीन रखती है। ख़वातीन रज़ाक, ये थी आज की हमारी ट्रेंडिंग स्टोरीज। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको याद होगा कि जुम्मे के रोज़ जो कुछ भी हुआ तरलाई इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में, उसके बाद हमने बहुत बात भी की और आज भी हम उस वाक़े को ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है वो भूलने वाला वाक़या नहीं है। तरलाई इमाम बारगाह में होने वाला खुदकुश धमाका एक खौफनाक सानहा था और ये इंसानियत के खिलाफ एक वहशाना हमला था। लेकिन इसी लम्हे खौफ में एक नौजवान ने बहादुरी की एक ऐसी मिसाल भी कायम की थी जिसने इस सानहे को आप ये कहें कि कुर्बानी की दास्तान में बदल दिया। ऑन अब्बास की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने अपनी नमाज को तोड़कर खुदकुश हमला आवर का रास्ता रोका और अपनी जान देकर दर्जनों बेगुनाह नमाजियों को भी बचाया। और ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं कि अगर हमला आवर हाल के अंदर आ जाता तो जानी नुकसान कई ज़्यादा हो सकता था। आज तरलाई सोग में है, मगर ऑन अब्बास का नाम एक ऐसे हीरो के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने दूसरों की ज़िंदगी को भी तरजीह दी। बिल्कुल ऐसे। और आज ऑन अब्बास के भाई मलिक शोएब हसन साहब हमारे साथ हैं। शोएब भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो हम ABN की सारी फैमिली आपके दुख में बराबर की शरीक है, लेकिन ऑन की इस कुर्बानी को यकीनी तौर पे याद भी रखा जाएगा। उनको एज ए हीरो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि उनके हवाले से दुआ की जा रही है और एक बड़ा यंग वो फेस था सोसाइटी का। ऑन के हवाले से हमें बताइएगा कि किस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन अब्बास शुरू से ही, बचपन से ही ना, उसका एक तर्ज ज़िंदगी ऐसा था कि वो इस आज़ादारी के हवाले से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन था। मतलब हर चीज़ जो है वो बड़े तरीके से और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से वो सारी चीज़ों को लेके चलता था। चाहे वो घर के मामलात हैं, चाहे वो आज़ादारी के हवाले से हैं, तो वो उसकी जो थोड़ी सी जो उसकी ज़िंदगी थी ना, उसमें उसकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थी। मतलब उसने छोटे होते हुए भी घर का माहौल और घर की तमाम ज़िम्मेदारियां संभाली हुई थी। इसी तरीके से आज़ादारी के हवाले से वो बढ़ चढ़ के जो है ना वो हर मामले में आगे होता था और मतलब लोगों के साथ उसका इखलाक इतना अच्छा था कि हम तो उसके घर वाले हैं, हमें तो दुख है ही है, लेकिन जब लोग हमारे पास आए हैं और मतलब उसको याद करके लोग इस तरह रो रहे थे कि हमें भी बाद में इस चीज़ का एहसास हो कि उसका लोगों के साथ इखलाक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा।
सही। अच्छा, ये तो आपने बताया ऑन के बारे में कि वो किस तरह के शख्सियत थी, किस तरह के इखलाक के मालिक थे, लेकिन ये भी बताएगा कि वो क्या कर रहे थे, कोई स्टडीज़ वगैरह उनकी चल रही उसकी थी? स्टडी कंप्लीट हुई थी, तो अभी मैट्रिक ही की थी उसने। अच्छा। तो उसके बाद उसको ज़्यादातर जो शौक़ था वो बाहर जाने का था। फिर हमने उसके लिए अभी रिसेंटली उसका सारे वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए थे पुर्तगाल के लिए, तो बस उसकी तैयारी ही थी, लेकिन अल्लाह की तरफ वो से सर पुर्तगाल जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसको अपनी तरफ बुला लिया और वो शहीद हो गया। अब मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे यानी शाहिदीन ऐसे थे शोएब भाई जो वहाँ पे मौजूद थे और जिन्होंने ये तमाम तर वाक़यात देखा है, तो किस तरह से इंटरवीन करने की, कट आउट करने की कोशिश की आपने, और यकीनी तौर पे जब अगर वो जो दहशतगर्द था, मलून था, वो अगर अंदर चला जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। बेसिक जो और नवाज सर वो, क्योंकि उसकी हर जुम्मे को ना यही ड्यूटी होती थी कि बारगाह के अंदर, क्योंकि नमाजी वगैरह जो आते थे उनको प्रॉपर तरतीब से ना उनको रो में जो है वो लेकर जाता था, और कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे बैठ जाते हैं, आगे जगह खाली होती है, तो वो उनको ना सेट करता था। तो असल हुआ इस तरह कि जब ये गया तो इसने सबको आगे लाइन में खड़ा करके, तो खुद बिल्कुल आखिरी लाइन में ये खड़ा हुआ। हमारे कुछ जो सिक्योरिटी वाले अपने जो भाई थे वो फ्रंट पे खड़े हुए थे, पहले गेट पे। तो वो जब आया है मलून, तो उसने आते सारी वो फायरिंग शुरू की। तो जब वो फायर किया उसने, तो वो 2-3 ज़ख्मी हुए। फिर वो आगे की तरफ भागा, तो उन्होंने ही पीछे से उसको आवाज़ दी कि ओन यार है। तो वो जब उसने लास्ट फायर किया तो सजदे में जा रहे थे सब लोग। तो ओन ने जो है ना वो अपनी नमाज को तोड़ा और बिल्कुल वो ओन के सर पे आ गया था। अगर वो ओन को भी क्रॉस कर जाता तो फिर बहुत बड़ी तबाही होनी थी। इतनी तबाही होनी थी कि अंदर कम से कम 2000 नमाजी था, और बारगाह की जो बिल्डिंग थी वो भी मस्मार हो जानी थी। तो उसने फिर जैसे ही वो ओन ने नमाज तोड़ी और उसको पकड़ा, जैसे ही उसको पकड़ा और उसको पकड़ के बाहर की तरफ घसीटा और वहीं अल्लाह अकबर। बिल्कुल। और अच्छा, ये बताइएगा शोएब साहब कि अब कोई गवर्नमेंट की जानिब से आपको कोई कंपनसेट किया गया है या उनके हवाले से, क्योंकि हम ये बातें तो कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि जल्द ऐलान भी कर दिया जाएगा। कंपनसेशन तो ऐसा है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अभी तक इस तरह का कोई ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पास काफ़ी गवर्नमेंट के जो है वो लोग आए हैं हमारे पास, मतलब गवर्नर सेन, और रात को KPK के गवर्नर भी आए हुए थे हमारे पास। वफाक की तरफ से भी काफ़ी लोग आए हैं ज़ाहिर ताज़ियत के लिए, लेकिन अभी ऐसा कोई उन्होंने अनाउंस नहीं किया। अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन जो ज़फ़र साहब जो JDC के जी तो संभालते हैं उनको कराची से जो है, तो उन्होंने ओन अब्बास के लिए जो है वो आवाज़ उठाई है और पैकेज का भी ऐलान किया। दैट्स वेरी ग्रेट। और क्या समझते हैं, मैं मलिक साहब एक वाक़या मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे वाक़यात होते रहे इस तरह से, लेकिन ये जब वाक़या हुआ तो मैं गज़ल, हम सब लोग ऑफिस में थे उस दिन, हमारी सेलिब्रेशन चल रही थी जिसको हमने कैंसिल किया, ABN की यूनिवर्सिटी थी। इस वाक़े के बाद ना मैंने एक कौम में फ़िज़ा देखी है कि हर शख्स हमें मुत्तहिद नज़र आया। कोई फ़िरके की बात नहीं कर रहा था, कोई मकतबा फ़िक्र की बात नहीं कर रहा था, कोई मसलक की बात नहीं कर रहा था, हर शख्स इसको जुल्म समझ रहा था। और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी जो हमने इस वाक़े के बाद देखी है इस कौम में, और ये पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि एक कौम नज़र आई है इस वाक़े के बाद। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो मारने वाला आता है ना, उसका कोई फ़िरका नहीं होता, बेशक उसका कोई मज़हब नहीं होता। बेशक, ठीक है, हम एक चुंटी का हिसाब नहीं दे सकते। तो ये कितनी कीमती जानें जो गई हैं। अभी रिसेंटली अभी एक और बच्चा है गोहर अली, जिसकी डेथ हुई है, और उसका अभी 10 बजे जनाजा है तरलाई माँ बारगाह में। तो मतलब जो लोग मारने के लिए आते हैं वो अगर ये सोचें कि ये इंसानियत है तो वो कभी भी ऐसा काम ना करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें इतनी हमदर्दियाँ की हैं, और इतना बड़ा क्राउड, लोग दूर दूर से हैं। मतलब कल से जब से ये सानिया हुआ है, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, लेडीज़ आई हैं, बच्चे आए हैं, लोग आए हैं मुल्तान से, विहाड़ी से, मतलब लाहौर से, रात को कोट मोहम्मद से, काफ़ी जगह से लोग आए और इज़हार हमदर्दी के लिए उन लोगों ने। तो हम तो पहले भी अमन पसंद लोग थे और अभी भी
ना कभी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है। और लाशें उठाना तो वैसे भी हमारा एक विरसा है। हम जिनके मानने वाले हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी उनकी, हमारे मौला अली से आप देख लें तो उन्होंने भी मस्जिद में शहीद हुए। और जितने भी हमारे इमाम हैं आगे आए हैं वो सब देख लें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। करबला एक यूनिवर्सिटी है, हमें वहाँ से सब्र मिलता है। जब हम अपने जवानों को उठाते हैं तो हम ये जहन में सोचते हैं कि आज हम अपने जवानों को तो उठा रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में थे तो तन तनहा थे। उन्होंने कैसे अपने बच्चों को उठाया, शहजादा अली अकबर को उठाया। तो उनको देख के शायद हमें सब्र आता है कि हम जो है वो जिनके मानने वाले हैं, और उन्होंने उस टाइम भी अपने बच्चों की लाशें उठा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी दरसगाह है और सब्र की भी, और करबला हमारे लिए एक सबक है और एक तरबियत है हमारी। मैसेज है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अब आपने बात की ना ऑन की, तो ऑन की काफ़ी सारे वीडियोस भी मैंने देखी हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, जिसमें अज़ादारी के हवाले से वो थी। मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिरा आप उसके भाई थे, तो किस तरह से एक भाइयों का रिश्ता तो एक वैसे ही एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है, और आपस में किस तरह से पाया था आपने अपने भाई को, कैसी उसकी नेचर थी, आपके साथ कैसा उसके साथ ताल्लुक था, लड़ाई झगड़े भी होते थे आप लोगों के? मैं वाहिद शख्स हूँ, मैं उससे बड़ा था और वो बेटा था मेरा। मेरे साथ उसकी इतनी अटैचमेंट थी, और वो तो छोटा होते हुए भी ना वो घर का सरबराह था। मैं मेरे ख्याल में दुनिया का वाहिद बंदा होऊंगा कि जब मैं होनबाज को कब्र में उतार रहा था ना तो मैंने उससे माफ़ी मांगी। अल्लाह। उसका किरदार ऐसा था कि वो इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज़्ज़त करता था कि उसके पास से कोई बड़ा बंदा गुजर रहा है जानने वाला, तो उसने बाइक पे है या गाड़ी पे है, उसने उतरना है और उतर के उनको मिलना है। और घर में उसका माहौल ऐसा था कि मेरे सामने बैठ के वो खाना नहीं खाता। अच्छा। मेरे सामने वो बात नहीं करता, मतलब उसने जो भी बात करनी है ना वो मेरी मिसेस को बताना और उसके थ्रू पैगाम मेरे तक आता। अच्छा। तो मेरे कमरे में भी वो नहीं बैठता था, लेकिन हमारे घर के मेरे पर्सनल हर काम वो ओन अब्बास के पास। मैं कहता हूँ कि दुनिया में ऐसा ओन अब्बास नहीं है। बिल्कुल ऐसा ओन अब्बास तो आ ही नहीं सकता जिसने हजारों और ये लोगों वो की- कहता था, मेरे सामने तो इतनी बात नहीं करता था वो, लेकिन घर वालों को कहता था कि दुनिया मेरा नाम लेगी। और दुनिया आज उसका नाम ले रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शोएब भाई कि जब आपको इसकी इत्तला मिली, आप कहाँ पे थे, घर वाले कहाँ पे थे? और शुरू में तो यकीन नहीं आता ना, कि क्योंकि वो एक दिन पहले आपके साथ हंसी खुशी आपके साथ रह रहा था, घर से निकला। तो इत्तला किस तरह से मिली आपको, और कब तक आप वहाँ पे पहुँचे और क्या हालात थे वहाँ? सुबह असल वो भतीजी के साथ बहुत अटैच था और उसी को स्कूल से लेकर आया और उसने गुस्ल वगैरह किया, कपड़े चेंज किए, तो मेरे कमरे में आया तो मुझे कहता है भाई मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा आप चलो मैं भी आ रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी देर होगी, मैं भी तैयार ही हो रहा था, तो मुझे ना कॉल्स आना शुरू हुई। अच्छा। मुझे कॉल्स आना शुरू हुई तो मैंने वो कॉल अटेंड की, तो उन्होंने कहा शोएब भाई पता चला है कि आपके बारगाह में धमाका हुआ है। मैंने कहा नहीं यार, ऐसी तो कोई खबर नहीं है। इतने में ना घर वाले अंदर आए कमरे में, तो मेरी मिसेज कहती है और अब्बास को कॉल करें। अच्छा। मैंने कहा मैं करता हूँ। नहीं आप अभी ओन अब्बास को कॉल करें। मैंने ओन अब्बास को पहली कॉल की, उसने नहीं अटेंड की। दूसरी कॉल की, क्योंकि वो ऐसा बचा था कि कुछ भी है ना, मेरी कॉल गई है उसने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया। जब उसने दूसरी कॉल नहीं अटेंड की ना, तो मैं जिस हालत में था मैं भागा हूँ। मैं जब बारगाह के पास पहुँचा हूँ तो बुरी हालत थी, तो लाशें ही लाशें पड़ी हुई। और अब मैं देख रहा हूँ, हम लाशों को भी देख रहे हैं, और वो इतना एक्टिव था कि मैं ये समझ रहा था कि वो आगे पीछे काम कर रहा है किसी को उठा के, लेकिन जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि मुझे वो किसी जगह नज़र नहीं आ रहा। तो मैं बिल्कुल बारगाह के जब दरवाजे के पास गया हूँ तो वहाँ पे ना मुझे इसका पाँव नज़र आया। अच्छा। मुझे जब इसका पाँव नज़र आया तो मेरे दो दोस्त हैं भाई, शबी और एहसन, उनको पता था
कि ये ओन अब्बास है। मैंने कहा शबी ये ओन अब्बास है। वो कहता नहीं नहीं शोएब तू साइड पे हो जाए, ये वो नहीं है। मैंने कहा ये वो है, इसके कपड़े वो है, मेरे सामने घर से आया है, ये जैकेट इसने पहनी हुई है, ये कपड़े इसके हैं। तो पीछे से भाई है मेरा वो भी ज़ाफ़रान, उसने आके ना चेक किया तो वो ओन का मोबाइल ना जब उसकी पॉकेट से निकला, क्योंकि हमने सिर्फ उसके कपड़ों से और उसके पाँव से उसको पहचाना क्योंकि उसका सर नहीं था। हाँ। तो बाद में ऑन की बॉडी वगैरह मिली आपको सारी या नहीं? बॉडी तो थी, बॉडी थी, अच्छा। सर नहीं था। सर नहीं था? सर नहीं था। सर जो है वो बिल्कुल पीछे से हो गया था। इवन के ओन अब्बास ने जब उसको पकड़ा तो वो एक तो ये माशाल्लाह उसकी जान ठीक थी। जब उसने उसको पकड़ा तो ब्लास्ट हुआ ना, तो ओन अब्बास की जो ये बाजू थे ना, ये अंदर से बिल्कुल चूर हो, मतलब बिल्कुल हड्डियां जो है ना वो उसकी टूट चुकी थी। बस जब उसको उठाया उसकी बॉडी की बुरी हालत थी। हमने जो ये चेहरे की स्किन होती है ना, सिर्फ घर वालों को मुतमईन करने के लिए, वरना वो मैयत घर लेके जाने के काबिल नहीं थी। अच्छा। हमने मुतमईन करने के लिए हमने उसके फेस का जो स्किन थी ना उसकी पैकिंग की, उसके फेस के पीछे पैकिंग करके तो फिर हमने उसको बॉक्स में डाला। हम इसी तरह भी नहीं लेकर आए, तो फिर हम घर उसको लेकर आए कि उसकी बॉडी की ये हालत थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुख ज़रूर है उसके जाने का, लेकिन खुशी है कि कई जाने, कई बहनों के भाई, कई माओं के बेटे उसने बचाए हैं, और इस बात पे हमें फ़ख्र है। तो भाई घर वालों को किस तरह से आपने बताया, किस तरह से इन्फॉर्म किया कि वो ओन अब्बास जो कल तक सबकी आंख का तारा था, मोहल्ले वालों की आंख का तारा था, इमाम बारगाह की आंख का तारा था, वो अब हम में नहीं रहा? हिम्मत नहीं पड़ रही थी बिल्कुल भी, लेकिन जाहिर बात है बताना तो था। वालिद साहब वहीं पे थे, तो वो उनको मैंने ना बड़े तरीके से वहाँ से बाहर निकाला। तो मैंने कहा आप साइड में हो, तो खैर उनको पता तो चल गया था, लेकिन वो फिर दूसरे बंदे सब दिलासा देना शुरू हो। हमने वहाँ से बॉडी निकाली, फिर मैंने घर कॉल की, तो आगे से वो मिसेस बोलती हैं कि कहाँ है ओन अब्बास। मैंने कहा ओन अब्बास आप इस दुनिया में नहीं। फिर जो एक माहौल घर में होता है, क़यामत जो बर्पा हुई, तब पूरा मोहल्ला हमारा इकट्ठा हो गया। खैर उसको लेके हम पहले हॉस्पिटल गए, क्योंकि उसकी ड्रेसिंग वगैरह ये वो सारा कुछ करना था। फिर उसके बाद 4-5 घंटे के बाद जो है हम उसको वापस लेकर आए। सही सही। बिल्कुल। और जिस तरह से शोएब साहब आप बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये दुख, ये गम ना ख़त्म होने वाला है, और हम सब का ये गम है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप हमारे साथ आए और आपने तमाम तर सिचुएशन, ज़ाहिर है ये इस तरह से बयान नहीं की जा सकती, लेकिन आपकी हिम्मत है जिस तरह से आपने हमें भी बताया, पूरी कौम को बताया। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर हमें एक ऐसे मोड़ पे नज़र आती है जहाँ पे वो पिछले 2 साल से मौजूद हैं। एक तरफ बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इमरान खान ये वाजे कर चुके हैं कि आइंदा इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़ कर कोई कॉल नहीं दी जाएगी, चढ़ाई की कोई कॉल नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब PTI के बड़े एहतजाज की तैयारियाँ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए खुसूसी कंटेनर्स की खबरें एक नया सवाल खड़ा कर रही हैं। इसी दौरान इस्लामाबाद में धमाके के बाद हुकूमत को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना भी है, और इन्हीं अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमें चुके हैं मुस्लिम लीग नून के MNA हैं कमरुल इस्लाम राजा साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। यही बताइएगा सर कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अब बैरिस्टर गौहर के भी मुताबिक अगर बात की जाए तो वो इमरान खान ने ये वाजे कर दिया है कि आइंदा एटलीस्ट इस्लामाबाद की तरफ कोई इस तरह से मार्च नहीं होगा, नहीं चढ़ दौड़ेंगे, इस तरह का कोई हुक्म नहीं है। क्या इसके बाद हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, उनकी राह हमवार हो सकती है किसी भी मामले में? देखें, ये पहली दफ़ा अगर ये उन्होंने कोई हुक्म दिया है तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं दिया, बल्कि ये
इससे पहले भी वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़े हैं, बारहा जो है ये बातें की गई कि ये आखिरी दफ़ा है, ये आखिरी बारी है, ये हम तहस नहस कर देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और इसकी कोशिशें भी की गई। लेकिन फिर अल्टीमेटली वो बात कहाँ पे पहुंची? अल्टीमेटली ये जो गुज़श्ता कल इतवार गुजरा है, इस पे बात यहाँ तक पहुंची कि जी घरों से नहीं निकलना और घरों में रह के तो बाइकआउट करना है। तो इसलिए आप उसमें तो कोई ख़ास दमखम वैसी धमकी में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कोई खुशगवार बात नहीं है। अगर उन्होंने इस किस्म का कोई जो है इंदिया दिया है तो ये एक बदकिस्मती है। अच्छा, हम ये दें कि एक तरफ वो पीटीआई कह रही है कि इस्लामाबाद की तरफ कोई कॉल नहीं आएगी, कॉल नहीं दी जाएगी, दूसरी जानिब एक बड़े एहतजाज की तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे हम एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात जानने हैं। स्टे विद अस। कमर साहब, हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ पीटीआई कह रही है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब बड़े एहतजाज की तैयारियां भी हो रही हैं और केपीके के वज़ीर आला के लिए खुसूसी कंटेनर्स तैयार हो रहे हैं। हुकूमत इसको किस तरह से टैकल करेगी अगर कोई बड़ा एहतजाज होता है तो? देखिए, अब तो शायद टैकल करने के लिए कोई लंबी चौड़ी मनसूबाबंदी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बारहा पहले भी ये हो चुका है। खुसूसन अपना केपी की तरफ से सरकारी सरपरस्ती में, यानी हुकूमती वसाइल के साथ जो दावा है, लाहौर पे भी एक दफ़ा हो चुका है और इस्लामाबाद पे भी, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए अब हुकूमत के लिए या कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए तो ये जो है एक रूटीन का अफेयर बन चुका है। और हर दफ़ा आप देखें कि उनकी जो लोग थे वो पहले की निस्बत कमी उनमें वाक़ई हुई है, और हर उनका एहतजाज जो है वो अपनी अफादियत जो है वो हर एहतजाज कम से कम उसकी अफादियत वो खोता गया है माजी में। तो इसलिए ये कोई ज़्यादा बायस तफक्कुर बात नहीं है अगर कोई ऐसी मनसूबाबंदी हो भी रही है तो। सही। अच्छा, अब सर मुझे अब पीटीआई बार बार इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने का शिकवा भी कर रही है, और हुकूमत समझती है कि जो सियासी दर्जा हरारत है उसको कम करने के लिए मुलाकात करवाई जा सकती है। आपको लगता है? क्योंकि अब तो यही बात की जा रही है ना कि अब नहीं आएंगे वो इस्लामाबाद की तरफ भी। ये बिल्कुल, इससे पहले इस किस्म की बहुत से जेस्चर्स दिए गए और उसका नतीजा क्या निकला आप देखें। कभी किसी ऐसी ट्वीट की शक्ल में निकला कि जो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को फैला रहे हैं, बल्कि दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहे हैं, तो उनके मौक़िफ़ की जो है वो उसको स्ट्रेंथन करने का बायस बनी। कभी किसी हमले का बायस बनी, कभी वज़ीर आला की तब्दीली पे मुंतज हुई कि एक वज़ीर आला दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है अपना मज़ामत वो नहीं कर रहा उस तरीके से जिस तरह क़यादत चाहती है, और एक नया वज़ीर आला लाया गया। तो ये जितनी भी मुलाकातें हुई उनके अगर आउटकम देख लें तो वो, और अभी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो पहले सवाल में किया कि जी ये वाला एक हदायत जारी हो रही है या हो गई है, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि हर मुलाकात जो है वो बजाय इसके कि मामलात को जो है वो कूल डाउन करे, वो तो मज़ीद एक फितना फसाद का बायस बनती है। तो इन हालात में तो शायद कोई ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं हूँ फर्दर मुलाकात। ठीक हो गया। अच्छा कमर साहब, लास्टली मुझे ये बताइए, हुकूमत का कहना है कि तरलाई धमाके के हवाले से कि वो खुदकुश बमबार का ताल्लुक पेशावर से था, उसका भारत के साथ भी एक ताल्लुक था, भारत स्पॉन्सर कर रहा था, तरबियत उसकी अफगानिस्तान में हुई थी। इसके अलावा भी हमने देखा है कि हुकूमत बार बार भारत का जिक्र करती है, चाहे बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा में मुदाखलत हो। तो सवाल ये है कि हुकूमत इस बार क्या ज़मानत देगी कि ऐसे नेटवर्क्स को ख़त्म करने के लिए सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली इकदामात भी कुछ नज़र आने चाहिए, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि ये तवातर के साथ होता जा रहा है कि जो भी हमला होता है हम एकदम ये कह देते हैं कि ये भारत स्पॉन्सर्ड था। देखें, इससे बड़ी अमली और नज़र आने वाली कार्रवाई क्या हो सकती है कि हमारे जो मुसल्लह अफवाज है, हमारे जो हैं अपना कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, पुलिस है, उनकी कुर्बानियों से ज़्यादा अमली इकदामात और नज़र आने वाले इकदामात क्या हो सकते हैं। यानी हुकूमत अगर सीरियस ना हो, क्या पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुज़ामत जो है वो कोई सिर्फ नुमाइशी या खाली दिखाई जाने वाली चीज़ है?
और पाकिस्तान ने न सिर्फ बयानात की शक्ल में, न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना जो मौक़िफ़ है उसको न सिर्फ उनके सामने बयान किया है बल्कि साबित किया है। इस वक्त आप दुनिया भर में आप अमेरिकन जरीदों से लेकर बरतानिया तक उसमें जिन्होंने कि वो सबूतों के साथ वो ये जिक्र कर रहे हैं, और भारत का बयानिया बुरी तरह इसी बुनियाद पे पिटा है जब से उसने दहशतगर्दी की सरपरस्ती शुरू की है। और ये कोई खुफिया नहीं था। भारतीय वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है कि जब वो मई की जंग हारे तो उसने कहा जी अब हम अपनी मर्जी की मैदान को का इंतखाब करेंगे, और उनकी मर्जी का मैदान यही था जो आज हमें दहशतगर्दी की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो इसलिए हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो तो बिल्कुल संजीदा भी हैं और अमली हैं, यानी इससे ज़्यादा और अमली जैसे मैंने मिसाल दी कि क्या हो सकता है। ये कोई खाली जो है वो खाली बयानबाजी की हद तक नहीं है, बल्कि अमली है। और जिस हवाले से दहशतगर्दी की जिस इंटेंसिटी के साथ कोशिशें हो रही हैं कि जिसमें दुनिया की हमारी हमसाया ममालिक की मुल्क की ताकत प्लस अफ़गानिस्तान की एक जो प्रॉक्सी वॉर है, उसके बावजूद मौसर तरीके से दहशतगर्दों का कलाकमा किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब इस मामले में पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्दी का जो ये अफरीब है उससे निजात। सही, थैंक यू सो मच कमरुल इस्लाम राजा साहब, आप मौजूद थे और इन डिटेल डिस्कशन हम कर रहे थे तमाम तर सूरत हाल पर, चाहे वो तरलाई धमाका हो या फिर हुकूमत का अब क्या मौक़िफ़ हो सकता है आइंदा लाहे अमल। अब थोड़ा आगे बढ़ते क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, सियासत के हवाले से तो हमने बात कर ली है। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी टीम को 15 फरवरी 2026 को भारत से मैच खेलने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत से शेड्यूल मैच खेलेगा। इजाज़त देने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग के बाद किया। जारी एलामिया के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीसीबी, आई और बीसीबी मुज़ाकरात के नताइज से वज़ीर आज़म को आगाह किया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्तों पर हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल जायजा लिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मजीद कहा गया कि फैसला क्रिकेट के जज्बे और आलमी खेल के तसलसल को बरकरार रखने के लिए किया गया है। वज़ीर आज़म इस हवाले से उन्होंने कौम की जानिब से शाहीनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। और इसके अलावा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप ए का एक और सनसनीखेज मुकाबला आज मंगल 10 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान और अमेरिका आमने सामने होंगे। और याद रहे कि पाकिस्तान और अमेरिका का इससे पहले सिर्फ एक मैच हुआ, और ये भी कह सकते हैं कि तारीख में अभी तक हमने क्रिकेट में अमेरिका को नहीं हराया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाकिर अब्बासी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच शाकिर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि कल हमने देखा जिस तरह से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि हमने पाकिस्तान ने ये फैसला बांग्लादेश के लिए किया है। इससे पहले भी बातें हो रही थी कि शायद खेलेगा नहीं खेलेगा, थोड़ा सा कल भी हम इस रिलेटेड बात कर रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें अगर ये बात कही जाए कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आगे थी क्रिकेट में, और फाइनली जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलने का फैसला कर रहा है, ये खेल की जीत है। पाकिस्तान ने अपना स्टांस बड़ा फोर्सफुली, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में लड़ा। आपको मोहसिन नकवी से जो भी इख्तिलाफात हों, लेकिन इस मामले पर जो उन्होंने ये फाइट किया और टेबल के ऊपर उन्होंने जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को 4 इशारे चिट किया, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान का वाइड स्टैंड था कि आपने उन्हीं ग्राउंड्स पर जब आप माजी में अपने लिए फेवर मांगता रहा इंडिया, जब हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारे अपनी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दी, जब पाकिस्तान ना कर नहीं खेलेंगे, आपकी मैचेस हमने दुबई में कराए, श्रीलंका में कराए, बिल्कुल ही उन्हीं ग्राउंड्स पर बांग्लादेश का भी ये मौक़िफ़ था कि उनके मुल्क में उनकी हुकूमत ये समझ दिया, उनके खिलाड़ियों को पता है। फिर आप जब उनके एक प्लेयर को आईपीएल में सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो उनका ये जो कंसर्न थे रेलेवेंट थे। इसके बावजूद हटदर्मी की गई, इसके बावजूद जो है वो उनको नहीं माना गया, और उनकी अहमियत का जो है वो उनको बताया गया कि आपकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ, फिर ये साबित हुआ कि यकीनन 25 करोड़ मुल्क की आबादी का मुल्क पाकिस्तान और 20 करोड़ आबादी का मुल्क बांग्लादेश, ये जो 45-50 लोग ये सारे फैन है क्रिकेट के, और उनकी अहमियत है। जब ये दोनों मिले, फिर आपने देखा कि किस तरह आईसीसी जो है वो घुटनों पर आया, बीसीसीआई को अपनी हटदर्मी और आपकी मार्टिनेस जो उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी में है उसको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, और फिर पाकिस्तान को उन्हीं शराइत जो पाकिस्तान ने रखी थी
उन शराइत पर मनवाया गया। और आपने देखा कि जब आईसीसी का बोर्ड पाकिस्तान से मीटिंग करने के लिए आ रहा था, उससे पहले मोहसिन नकवी ने जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह उनको बुलाया, उनको बताया कि हम तो आपका केस लड़ रहे हैं, हम जब उनसे बात करेंगे तो आपकी क्या ख्वाहिशात है, आपकी क्या कंसर्न है, उनको एड्रेस किया गया। उनको उस टेबल पर जो है पाकिस्तान ने जीता। और मेरे ख्याल में बीइंग अ क्रिकेट फैन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान इंडिया मैच हो रहा है, लेकिन किस बुनियाद पर हो रहा है, वो पाकिस्तान की अपर हैंड पर हो रहा है। हमने अपने आप को मनवाया और ये बताया कि अगर इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में या वर्ल्ड क्रिकेट में कोई बड़ी चीज है तो बड़ी चीज पाकिस्तान के साथ है। वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या किसी मुल्क से खेल के बड़ा नहीं है। पाकिस्तान खेलेगा उसके साथ, उस टूर्नामेंट पाकिस्तान की रेलेवेंसी है, तभी इंडिया बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी क्रिकेट की जीत है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है, और पाकिस्तान बांग्लादेश की जो अब दोस्ती दोबारा से इमर्ज हो रही है उसकी जीत है। अच्छा भाई साहब, मुझे गज़ल अभी ये पूछ रही थी ब्रेक में कि पाकिस्तान को क्या मिला। हम तो कह रहे थे कि शेयर हमारा बढ़ेगा, रेवेन्यू में हिस्सा बढ़ेगा, भारत की चौधराहट खत्म होगी। तो मैंने इसको कहा था कि शाकिर अब्बासी साहब आ रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अब इसका सवाल मैं ही आपसे कर देता हूँ कि पाकिस्तान को इससे मिला क्या, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया पे ये बातें फ्लोट की जा रही थी कि हम रेवेन्यू शेयर में तब्दीली के हवाले से बात करेंगे, हम बहुत सारी और भी बातें करेंगे जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सामने रखा जाएगा, लेकिन वो बातें हमें आईसीसी की प्रेस रिलीज में नजर नहीं आई। देखिए असरैन, अगर ये बातें मनवाई जा सकती थी मैं आपको बताऊं, लेकिन ये अगर पाकिस्तान इस तरह की डिमांड रखता तो पाकिस्तान छोटा लगता। वो ये ऐसा लगता कि बांग्लादेश क्या को सामने रखकर अपने लिए कुछ मांग रहा है। तो पाकिस्तान ने बड़ी फ्रागदिली के साथ, बड़ी डिग्निटी के साथ इन मुलाकात में हिस्सा लिया और अपने आप को माइनस करके बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती की गई है उसका केस लड़ा और वो जीता। यकीनन बीसीसीआई और आईसीसी इस पोजीशन पे थे कि पाकिस्तान से जो कुछ भी मांगता उनको देना पड़ता, क्योंकि ये मैच किसी सूरत भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान जाकर श्रीलंका ना खेले। मदासा के टिकट्स बिके हुए थे, बड़े मामला थे, ब्रॉडकास्टर के इश्यूज थे, सारे में पाकिस्तान कुछ भी मनवा सकता था। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान कुछ भी मनवा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को माइनस किया, क्योंकि ये बुरा लगता है जब आप जब कौमों की बरादरी में बैठते हैं तो आपको ऑनर, डिग्निटी बड़ी मैटर करती है। ये पैसे, ये रेवेन्यू की बात की चीजें होती हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये बहुत अच्छा किया कि अपने आप को माइनस करके 1 पॉइंट एजेंडे पर वो उन्होंने मुज़ाकरात किए, और 1 पॉइंट एजेंडे पर फिर वो बांग्लादेश के तमाम मामला जो उन पर सैंक्शन लग सकती थी, उन पर जुर्माना हो सकता था, उनको खत्म कराया। और फिर आपने बांग्लादेश को एक इवेंट से बाहर किया, पाकिस्तान ने पूरा आईसीसी इवेंट उनको दिलवा दिया। तो ये जो पाकिस्तान की मीडिया में स्पेकुलेशन थी, ये मेरा ख्याल है कहीं भी किसी तरह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माइंड में ये चीजें नहीं थी कि वो इस इशू को बनाकर अपने लिए कुछ मांगेगा। पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया बहरहाल कि हम ही आईसीसी के अंदर बड़ी अहम हैसियत रखते हैं, और जो भी फन्ने खान बना फिरता है इस रीजन का, वो अगर पाकिस्तान के उसके साथ नहीं खेलेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। और आपने देखा कि सारी सिचुएशन में मिन्नतें, तरले, घुटनों पर उनको लाया गया, और ये पाकिस्तान की अहमियत है। अपनी जात के लिए अगर कुछ मांगा जाता तो यकीनन आज प्रोपेगेंडा किया जाता कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सामने रखकर अपने जो वास्टेड इंटरेस्ट है उनकी जंग लड़ी या उनका वो तकाजा किया। थी मुनासिब बात नहीं थी। जो पॉइंट था हमारा, जो हमारा उसूली मौक़िफ़ था, उसकी बहरहाल ये जीत है। लेकिन शाकिर, अब जिस तरह से आपने बात की और हुसनैन भी पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कुछ भी मनवा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अब कल को भारत अगर किसी भी मौका पर आकर मैच से इनकार कर देता है तो फिर पाकिस्तान के पास क्या रेड लाइन है? मेरा नहीं ख्याल कि भारत को अगर मैच से इनकार करना होता तो भारत को अभी वो जो आसमान से जमीन पर आया हुआ है वो ना आना पड़ता। भारत का सारा दारोमदार भी, जितना भी इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, पाकिस्तान के मैचेस पर ओवर द इयर्स देखें, आईसीसी प्लान कर पाकिस्तान और भारत के मैच रखता है, क्योंकि पूरा इवेंट एक तरफ होता है और एक तरफ ही मैच होता है। यहाँ से कमाकर, ये कमाऊ पुत्र है आईसीसी का पाकिस्तान भारत मैच, ये कमाता है तो बाकी लोग खाते हैं। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन, अगर ऐसा कुछ होता तो इतनी मिन्नतें तरले मुझे बिल्कुल ऐसी सरिया था उससे निकासी है। पाकिस्तान बड़ा वाइसली खेला है। ठीक हो गया। अच्छा शाकिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब लेट्स सपोज जिस तरह से गजल ने बात की है, अब ये जो भारत के मैचेस होते थे ना रिसेंट पास्ट के, अगर 5-6 मैचेस की हम बात करें तो उसमें इस तरह लगता था कि वो कोई ब्राह्मण है और हम शूदर हैं कि हम उनके साथ खेलते भी हैं लेकिन हमारे साथ वो हाथ नहीं मिलाते। उनका रवैया इस तरह का था। अभी पिछले दिनों में देख रहा था उनका वो जो अभी 9 मौलूद सा बच्चा है सूर्यवंशी, वो कोई अपने पाँव की तरफ इशारा कर करके पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था एशिया कप में। सो ये जो रवैया है, इस रवैये के हवाले से तो कहीं ना कहीं बात हुई होगी और इस रवैये पे भारत को भी नजरसानी करनी होगी।
देखिए ये रवैये यकीनन ये जो पाकिस्तान का अभी तक रद्द-ए-अमल था, इन्हीं रवैयों के अगेंस्ट था ना कि वो भारत अपने आप को बड़ी चीज, बड़ा तोप समझता है, तो वो तोप नहीं है। उस तोप का गोला पाकिस्तान ही है, जब वो गोला डलता है तो काम करती है। ये सिर्फ भारत को नहीं मनवाया गया, बल्कि आईसीसी के अंदर बैठे हुए बोर्ड मेंबर्स, एसोसिएट मेंबर्स को मनवाया गया। आप देखें बांग्लादेश के इशू पर कोई शख्स, कोई और बोर्ड, बांग्लादेश और पाकिस्तान अकेले खड़े थे, कोई खड़ा नहीं था। इस सारी सिचुएशन में अब उनको भी इस अहमियत का अंदाजा दिलाया गया कि हम इम्पोर्टेंट है। बाकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाना यकीनन ये भी बनता था, और यकीनन इससे कुछ ना कुछ उनको मैसेज जरूर गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ एज अ क्रिकेट फैन, एज अ स्पोर्ट्स लवर, कि अब वो जो हाथ ना मिलाने वाली चीजें हैं, वो जो अब मैं ख्याल है उसको भारत को अब ये चीज भूलनी पड़ेगी कि जो बेनियामिन मरसूस में उनके साथ हुआ है वो पुरानी होगी। अब नई शुरुआत करें और अपने दिल को जो है वो साफ करें, और स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। ये खेल बड़ा जबरदस्त है, इसलिए कि 1.5 अरब आबादी उनकी 25 करोड़, हम जब खेल रहे होते हैं तो सारा इंडिया, सारा पाकिस्तान यकजा होकर इसको देखता है। तो ये बहरहाल इस सारी सिचुएशन ने साबित किया। जिस तरह से आप देखें श्रीलंकन सरबराह ने जो है वो उन्होंने वज़ीर आज़म को टेलीफोन कॉल की, ये साबित करता है कि ये मैच सिर्फ मैच नहीं था, इट इज समथिंग बिगर देन द क्रिकेट मैच। तो इस सारी सूरत में मैं समझता हूँ कि अब भारत को हमने बता तो दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है, तो उनको पता चल गया। अच्छा। लेकिन अब उनको अपने अंदर भी गिरबान में जानकर अपने स्पोर्ट्स के मामला को स्पोर्ट्स के एंकर से देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही की, और जिस तरह मार्का हक की भी आपने बात की। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो भारतीय मीडिया का किरदार है उसको आप कैसे देख रहे हैं? उनको तो बस एक खबर मिलती है और वो चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। गजल ने ना बड़ी दुखती रग छेड़ दी। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो दोस्त थे, जो बड़े महान शक्ति बना फिरते थे, विक्रांत गुप्ता, यार वो तो बड़े बैडली एक्सपोज हुए हैं। ऐसी अजीबोगरीब हरकतें तो जंग के दौरान इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं की, जितनी खबरें विक्रांत गुप्ता दे रहे थे कि मीटिंग लाहौर में हो रही है, इमरान ख्वाजा के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं, मोहसिन नकवी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और खबरें वो दे रहे थे। देखिए विक्रांत गुप्ता बहरहाल एक बाखबर साफी है, इससे कोई दो राय नहीं। लेकिन जब भारत में रह रहे होते हैं, भारतीय मीडिया पर आपने आना होता है, तो आपको उसी नैरेटिव को टो करना होता है जहां वो चलता है। और यकीनन भारतीय मीडिया भी वही बात करता है जो उनकी आवाम सुनना चाहती है। वो इस तरह का प्रोपेगेंडा की कायल हो गई है। भारतीय मीडिया ने भारतीय आवाम का माइंड सेट ही ऐसा बना दिया कि उनको एक वही चीज पसंद आती है, फिर वही वो बोलते हैं। लेकिन विक्रांत गुप्ता ने ऑन द रिकॉर्ड मोहसिन नकवी की अहमियत को तस्लीम किया है। उसने ऑन द रिकॉर्ड इस वाक़े के बाद तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की जंग लड़ी है और वो जीती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले 2-3 दिन में, उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो भी प्रो पाकिस्तान होगी। तो ये बात तो उसने ऑन द रिकॉर्ड तस्लीम किया कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान से जो है वो बांग्लादेश के लिए क्रिकेट नहीं जीता, उस कौम की हमदर्दियां भी जीती हैं, उस मुल्क जीता है। ठीक है ना, पिछले 15-20 साल से जितना अरसा हसीना वाजिद की बांग्लादेश में हुकूमत रही है, वो पूरा प्रो भारत कंट्री था। वहां पर प्रॉक्सीज पाकिस्तान के खिलाफ थी। लेकिन हसीना वाजिद के बाद जो रजीम वहां चेंज हुई और जो नई रजीम आने वाली है, जिस तरह जमात इस्लामी वहां इमर्ज करे, जहां जिस तरह खालिदा जिया की पार्टी इमर्ज करी, इसी प्रो पाकिस्तान एलिमेंट है। तो ये तो विक्रांत गुप्ता की मैं अभी कुछ देर पहले भी क्लिप देखा था, उसमें माना है कि सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट को नहीं जीता, वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ की गवर्नमेंट के जो सेंटीमेंट है, आवाम के सेंटीमेंट है, और जो टिल्ट आएगा पाकिस्तान की तरफ, उसको भी जीता। और इस रीजन में अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा से एक होते हैं, कभी हम एक ही थे, दोबारा जब एक होते हैं, तो हमने बताया कि ये जब मुक्का बनता है तो उसका असर आपने देखा है सारे ख्याल में। विक्रांत गुप्ता को बहरहाल मैं उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके जर्नलिज्म को बिल्कुल कायल हूँ। लेकिन जिस मुल्क में आप, जिस मीडिया में और जिस सेंटिमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने उसको टो करना होता है। अच्छा, ये भी बताएं, आज के मैच के हवाले से थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। आज अमेरिका वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान को किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और आज का मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर अगले राउंड में जाने की कितने ज्यादा चांसेस मजबूत हैं? मेरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में जो बदतरीन मैचेस में से एक मैच पाकिस्तान का कैलस में अमेरिका के साथ है, एक ही मैच खेला और मैं वहां मौजूद था। मेरा ख्याल है उसकी यादें अभी तक मेरे जहन में है, वो बड़ी तल्ख यादें हैं। तो हमें अब वहां से जो है वो एक तो ऊपर आना है। हमारा जो पहला मैच हुआ है नेदरलैंड के साथ, वो भी हम अच्छा नहीं खेले, बल्कि मैं तो अभी भी उस मैच की कोई ज्यादा विक्ट्री नहीं लेता। आखिरी 2 ओवर में अगर राणा साहब कुछ ना कर जाते तो मुश्किल ही थी। तब मेरे लिए 2 इसमें, एक तो मैं उस मैच से एक वेकअप कॉल हमें मिल गई है कि हमें अब जाग जाना चाहिए। हमें जो है वो छोटी टीमों को छोटी टीम नहीं समझना, अपने आप को जो है वो एज अ बड़ी टीम समझ के खेलना है। तो मुझे लगता है कि इन कंडीशंस में सब पाकिस्तान मैच जीता हुआ है, थोड़ा मोरल भी ठीक है। तो अमेरिका की टीम को इतनी इजी जो है वो नहीं है। मैं क्योंकि जब आप किसी से हारे होते हैं तो आप इसको इजी नहीं ले सकते। लेकिन पाकिस्तान को एशियन कंडीशन में अमेरिका के खिलाफ अपर एंड है, और हमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी तैयारी के साथ और थोड़ा सा समझदारी के साथ जाना पड़ेगा। और ये समझना पड़ेगा कि हम अमेरिका से नहीं खेल रहे, हम तगड़ी टीम से खेल रहे हैं और एक ऐसी टीम से खेल रहे हैं जिसने हमें हराया हुआ है।
इस सोच के साथ अब जाएंगे तो मैं हम ज्यादा मोहतात, ज्यादा जो है वो बेहतर क्रिकेट खेल सकेंगे। लेकिन मैं ये बहरहाल पाकिस्तान टीम को कहूंगा कि अमेरिका को इजी नहीं लेना, क्योंकि पहले हमने इजी लिया तो हमारे साथ जो उन्होंने किया, अब टाइम है कि हम इस दूसरा इस टूर्नामेंट में, चलो अब ये अच्छा हो गया कि के साथ खेले, इंडिया के साथ अभी भी ना खेल रहे होते तो हमारे लिए तो बड़ा फिर वो मुश्किल इफ था एंड बट्स कि हो हम जाता। बिल्कुल अगर ठीक ये कह मैच रहे हैं इस तरह शाकिर भाई, मैच आप लूज कर थैंक यू जाते सो तो मच। शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स के बड़े एक हसीन मौसम को भी साथ साथ एंजॉय कर रहे थे और हमें क्रिकेट के हवाले से अपने तबसरे भी बता रहे थे। शाकिर साहब वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब एक और ज़बरदस्त कहानी का आपको बताते हैं। ये कहानी है हौसले और हिम्मत की। 3 बच्चों की मां, पाकिस्तान की नुमाइंदा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नायाब यासीन, जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा हो तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता। नायाब ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली रेसेस में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और हाल ही में नायाब यासीन ने रासुल खेमा में होने वाली गोट अल्ट्रा जबल जैश 35 किलोमीटर ट्रेल रन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जहां तेज़ बारिश, सख्त हवाएं और ज़ीरो विजिबिलिटी के बावजूद उन्होंने ये मुश्किल रेस मुकम्मल की। वो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक बड़ी मिसाल है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, आज नायाब यासीन ने हमें खुद ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच नायाब फॉर योर टाइम। माशाल्लाह हम ऑफ एयर बात भी कर रहे थे, जिस तरह से आपके मेडल्स और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो हमें नज़र आ रही थी। 3 बच्चों की माँ हैं आप, माशाल्लाह से इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं, इतने मेडल्स ये किस तरह से मुमकिन हुआ? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो है मतलब ये सारी जो एक कोशिश और एक पावर जो मिली है वो हस्बैंड से मिली है, क्योंकि सबसे पहले उनका इस चीज में शौक था। हाफ मैराथन उन्होंने स्टार्ट की थी। सबसे पहली जो रेस थी वो मेरे हस्बैंड स्कॉश प्लेयर यासीन अमजद ने हाफ मैराथन की थी। इसके बाद उनकी एक साइकिलिंग की रेस आई थी। फिर ये था उनसे जो शौक है वो बच्चों में आया, फिर बच्चों से शौक मुझ में आया। अच्छा, माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह से मेरा बेटा असद अली है, इसके 40 पोडियम्स हैं। फजा यासीन है, इसके 17 पोडियम्स हैं। अनमोल यासीन है, इसके 14 पोडियम है। माशाल्लाह से इनको देख देख के मुझ में भी ये शौक आया तो मैंने स्टार्ट लिया। अच्छा, ये क्योंकि नायाब जो शख्स रासुल खेमा को जानते हैं, जबल जैश को जानते हैं ना, डेट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वहाँ पे गाड़ी भी जब चलाते हैं ना आप, तो वहाँ पे चलाते हुए आपको लग पता जाता है इतनी ज़बरदस्त चढ़ाई आती है। सो इस रेस की एक्सपीरियंस के हवाले से बताइएगा, क्या आपने इसके हवाले से पहले प्रिपेयर किया था उस पहाड़ी में जाके अपने आप को, और किस तरह की आपकी पूरी रूटीन थी? नहीं, इसमें ये था कि पहले तो वैसे तो ये था कि हम लोग अक्सर जाते रहते थे, लेकिन रेस जो थी ये वाली, ये मेरी यानी कि गोट ट्रेल जो थी ये मेरी फर्स्ट थी। इसके अलावा मैंने ट्रेल रन किया था 27 किलोमीटर, वो मैंने की थी। इसमें ये था कि मतलब रेस बहुत अच्छे से मैंने एंजॉय की है, सब कुछ बहुत अच्छा। बस ये था वहां पर जो लास्ट टाइम पर बारिश और वो ठंड हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा लास्ट टाइम पर थोड़ा इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये है कि इजीली कवर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा लास्ट टाइम पर हुआ था क्योंकि वहां पर बिल्कुल मतलब लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो चुकी थी बारिश की वजह से, तो थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन फिर ये है कि कर लिया था। अच्छा नायाब, ये बताएं, जिस तरह से आप खुद बता रही हैं कि वहाँ पे बारिश, फिर तेज हवाएं, फिर ठंडी हवाएं, तो कैसे, जब ज़ाहिर है इंसान है, इंसान की बॉडी थक भी जाती है, तो फिर कैसे खुद को मोटिवेट करती हैं जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए? तो नहीं, दरअसल हम लोग लास्ट टाइम पे जब बारिश हुई, एक तो ठंड थी, वहां पर फ्रीज हो चुके थे हम लोग बिल्कुल, मतलब हमारे हैंड जो है वो लास्ट टाइम पर बिल्कुल फ्रीज थे, बिल्कुल लास्ट टाइम पर। लेकिन हिम्मत की है, बस ये है कि किसी तरह हमने बोला लास्ट टाइम तक पहुंचना है, क्योंकि अब इतनी हिम्मत करके वो लास्ट टाइम पर स्टॉप नहीं हो सकता। बस किया है तो अब पूरा करना है, जैसे भी कंप्लीट किया है। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो। That's very great नायाब, and you are a Guinness World Record holder. So मुझे ये बताइएगा कि how it feels to be your name in Guinness World Record. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे पहले तो इसका मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी डॉक्टर नूर सबा को, जो चाय शाही कैफेटेरिया के ओनर है, कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था। तो ये आज जो है हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमारे पास 2 है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ये हम लोगों ने जो है विन किए हैं। बाकी ये है कि
बहुत अच्छा रहा। ये भी एक मॉल के अंदर थी, मैं आपको बताऊं, एक मॉल था, उसमें ये रेस थी, लेडीज की भी और जेंट्स की भी। इसमें ये था जिन्होंने कंप्लीट किया ना, जो लोग कंप्लीट कर गए हैं, जितने लोग वहां पर आए हुए थे उनको एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, जो लोग रेस कंप्लीट कर चुके थे, मतलब रेस कंप्लीट करने पर। उसके अलावा एक मुझे मिला था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शीरन में। जी, सही। शीरन भी मैंने की थी, वहां पर भी मुझे मिला था, लेकिन That's रेस great. कंप्लीट करने पर। सही सही नयाब, इसी तरह से आप आगे बढ़ती चली जाएं और मजीद मेडल्स भी हासिल करें और फिर सबकी सोच का हिस्सा भी बनती जाएं। थैंक यू जी, सो मच, जी। आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और फिर आपका बहुत शुक्रिया। आपका तो माशाल्लाह पूरे बच्चे भी, आपके हस्बैंड भी, आप खुद भी गेम से रिलेटेड सारी हैं, आप athlete सब कुछ। family है। हाँ, एथलीट फैमिली है बिल्कुल। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी घर के ब्रेक। अंदर भी भागते रहते होंगे ना। हाँ, घर के अंदर भी भागते होंगे। मैं ये पूछने ही वाली थी कि कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कोई मुश्किल नहीं होती होगी क्योंकि सब भी यही काम करते हैं। यहाँ पर लेते हैं जी एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम अक्सर बात कर रहे होते हैं डाइट के हवाले से, अच्छी खुराक के हवाले से, लेकिन शायद ये बात हमने कभी नहीं की होगी या कम ही की होगी कि दालों का भी दिन होता है, जो हम डेली बेसिस पे अपने घरों में दाल खा रहे होते हैं। कभी कोई लोबिया की दाल खा रहा है, कभी कोई चने की दाल खा रहा है, या फिर वो दूसरी तीसरी जो भी होती है। तो दुनिया भर में हर साल 10 फरवरी को, यानी कि आज, आलमी योम दाल, वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है, जिसका मकसद दालों की ग़िज़ाई अहमियत, आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और उनके किरदार, माहौल दोस्त ज़रई निज़ाम के फ़रोग़ को उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की बात की जाए, जो कि आलमी दायरा खुराक व ज़राअत के तहत मनाए जाने वाले इस दिन पर माहिरीन सेहत, ज़रई साइंसदानों और पॉलिसी साजों की जानिब से दालों को मुस्तकबिल की महफूज, सस्ती और पायदार ग़िज़ा करार दिया जाता है। दालें इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं, जिनमें आपका प्रोटीन होता है, फाइबर, फिर इसके साथ साथ दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। और दालों का इस्तेमाल ग़िज़ाई किल्लत, खून की कमी और कमज़ोरी जैसे मसाइल पर भी काबू पाने में मदद देता है। जबकि दिल की बात की जाए तो दिल के अमराज, डायबिटीज़ और मोटापे जैसे जो अमराज होते हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक आप ये कहें कि कमी ला सकता है दालों का। ख़वातीन हज़रात, आज हम गज़ल ने बहुत लंबा इंट्रो किया, इसको अगर शॉर्ट कर सकती थी तो कह सकती थी कि आज आलमी यूम दाल है। हम दाल के फ़यूज़ और बरक़ात के हवाले से, दाल के फ़ज़ाइल के हवाले से बात करेंगे और फ़ज़ाइल दाल क्या होते हैं, दाल खाने के फ़ज़ाइल, उसके हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए इंशरा फ़ातिमा मौजूद है, डाइट के हवाले से बताती हैं और डाइटिशियन है। आप इनको इससे पहले भी सबकी सोच में देख चुके हैं। इंशरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दाल हर घर में बनती है, कुछ को कोई दाल पसंद है, नहीं पसंद, लेकिन ये दिन खास तौर पे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि क्या गोश्त खाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है कि इस वजह से दाल खाने का दिन मनाया जाता है? नहीं, तादाद ज़्यादा नहीं है, हमें लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग प्लांट बेस्ड फूड कम लेते हैं और जो गोश्त है उसको तरजीह ज़्यादा देते हैं, उसके जायके की वजह से, या समझते हैं कि ताकत उसमें ज़्यादा है दालों की निस्बत, इस वजह से। तो ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस दी जाए इससे रिलेटेड, और पॉलिसी मेकर्स को बताया जाए कि इसके ऊपर भी आपने काम करना है। ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है और ये चीप सोर्स है प्रोटीन का, इसलिए। सही। अच्छा इंशाल्लाह, मुझे ये बताएं कि जैसे गोश्त की बात अब हो ही रही है, तो हमारे माशरे में क्या होता है कि डेली बेसिस पे जी गोश्त बना लो या फिर चिकन बना लो, इनके अलावा बात नहीं की जाती। और अक्सर जब दालें बनती हैं तो लोग जैसे मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कुछ दालें पसंद हैं, कुछ दालें नहीं पसंद। तो अपने आपको मुआशरे से करिए, हालांकि मैं रोज दाल खाता हूँ। मैं बात सुन रहा हूँ इनकी। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ कि मुझे कुछ दालें पसंद हैं, कुछ नहीं पसंद। तो क्या मतलब इस चीज़ में आप समझती हैं कि कितना हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि दालें कितनी ज़रूरी हैं हमारी सेहत के लिए? किस तरह से, जब मैं अपने इंट्रो में प्रोटीन के हवाले से बात करी थी, कौन कौन से ऐसे प्रोटीन है ताकि हमें पता हो, अवेयरनेस हो कि हम दालें खाएं, ना कि उनसे मुँह चढ़ाएं? दालें देखिए, हमने सबसे पहले बात की कि ये हमारा बहुत अच्छा प्लांट बेस्ड सोर्स है, जो कि एनिमल प्रोटीन नहीं ले सकते लोग। सबसे पहला तो उनके लिए इसका बेनिफिट है कि वो प्लांट बेस्ड सोर्स प्रोटीन ले लें। मसल रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है हमारे पास। ओवरऑल हमारे जो एनीमिक पेशेंट्स हैं, जिनमें खून की कमी जैसे ज़्यादातर लड़कियों में, फीमेल्स में, बच्चों में होती है, तो ये उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि दालों में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, आयरन बहुत अच्छा होता है। आयरन के अलावा हमारे पास इसमें डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, जो ओवरऑल हमारी शुगर को, हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे हार्ट कंडीशंस को, सबको प्रिवेंट करता है। अच्छा इंशरा, ये फिर क्यों कहा जाता है कि यार कोई गोश्त वगैरह खाया करो,
आप दालों पे ही फोकस किए हुए हो। दालों में तो सारी चीज़ें फिर होती हैं, जिस तरह आपने बताया, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, Yes. और बहुत सारे ऐसी इंग्रेडिएंट्स दालों में मौजूद हैं। फिर हमारे यहाँ ये मिथ क्यों बनी है कि जब तक आप गोश्त नहीं खाएंगे तो तगड़े नहीं होंगे? नहीं, ये सिर्फ मिथ है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट हमारे पास ये है कि कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते गोश्त को, लेकिन उनको फिर भी कहा जाता है आप में खून की कमी है तो आपने कलेजी लेनी है, आपने गोश्त ज़्यादा लेना है। तो हम उनको अच्छा बेसिक सोर्स भी तो बता सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और हमारा बजट फ्रेंडली भी है। तो अच्छा, इंशाल्लाह ये बताएं, जिस तरह हम बात कर रहे हैं दिल की बीमारियों के हवाले से और जी। मोटापे के हवाले से, कितना किरदार होता है दालों का? देखिए, दालों में हमारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट इनको ले सकते हैं। इसके अलावा जो हार्ट कंडीशंस हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, इसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। जब चिकनाई कम होती है तो जाहिर बात है इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। जब फाइबर अच्छा होता है तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, तो हार्ट की कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा है। और जो प्रोटीन है इसमें हमें बहुत देर तक हमारा पेट जो है ना फुलफिल रखता है, जल्दी भूख नहीं लगने देता प्रोटीन। तो इससे हम मोटापे को भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम ये वाले सोर्सेज लेंगे तो हमारी ओबेसिटी भी कंट्रोल हो सकती है इससे, क्योंकि पेट ज़्यादा देर तक फुल रहेगा तो भूख कम लगेगी। ज़बरदस्त जी, आप सुन लीजिए कि अगर आप दालें खाएंगे तो आपकी ओबेसिटी भी कंट्रोल में रह सकती है, और आप ये जो फूलते ही चले जाते हैं मेरी तरह वो आप नहीं फूलेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ ये देखा गया, वैसे आई एम दाल लवर, मैं बहुत ज़्यादा दाल खाता अच्छी हूँ, बात है। लेकिन फास्ट फूड खाने की वजह से, गोश्त खाने की वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे मुआशरे में, स्पेशली पाकिस्तान में, दाल खाने को मतलब ये कमतर समझा जाता है कि दाल कौन खाता है। आप सब्जी कभी कभार बनाया करें, दाल कभी कभार बनाया करें, या तो फास्ट फूड खाया करें या गोश्त खाया करें। इसके रुझान तो बढ़ता चला जा रहा है। आप डाइटिशियन है, आपको इसका इल्म होगा। इस रुझान को किस तरह से हम कम कर सकते हैं? इस रुझान को कम करने के लिए हम सबसे पहले जो पॉलिसी मेकर्स, हमारे गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो स्कूल में न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स होते हैं ना, बच्चों को इसकी अवेयरनेस या इसके एक डिफरेंट, एक तो हमारे घरों में एक बहुत टिपिकल किस्म का सिर्फ सालन बनता है, हम इसको डिफरेंट रेसिपीज़ में से भी यूज़ कर सकते हैं ना। बच्चों को खिलाने के लिए हम कुछ डिफरेंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ताकि उनको एक अच्छा भी लगे, टेस्ट उनमें जाए। और दूसरा ये कि इसके रुझान को हम तभी कम कर सकते हैं जब हम नॉर्मल डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल खुद से करना शुरू करें। अच्छा, कोई फार्मूला इस तरह से बताएं जो क्विक हो और अच्छा भी लगे और टेस्ट में भी। जैसे हम सूप लेते हैं तो हम लेंटिल सूप भी ले सकते हैं दालों का, जैसे हम पतली दाल का सालन बनाते हैं। ठीक हो दालों का गया। सूप। इंशाल्लाह यकीनी तौर पे आपकी बातें सबको पसंद आई होंगी, और आज के बाद गजल भी दालें खाएंगी। वो दालें खाती हूं, कुछ नहीं खाती। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास वक्त की कमी है और इंशाल्लाह की बातें बहुत ही अच्छी थी। आपने दालों की बात सुनी हुई, दालें ज़रूर आपने खानी है। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।